हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है ना, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो इस साल हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि क्लास 11th का है ये, और सब्जेक्ट है ये फिजिक्स। सब्जेक्ट है ये फिजिक्स, जो इस साल आपका है ना हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस सैम्पल पेपर को सोल्व करना शुरू करूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम इस पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें आपके सेक्शन ए बी सी डी और ई सेक्शन रहने वाले हैं, और ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सेक्शन ए को हम करते हैं दोस्तों। तो देखो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है ना वो देख लेते हैं। देखो विच पेयर, ठीक है, डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, तो इसको एमएलटी सिस्टम से करना पड़ेगा हमें। अब आपको एमएलटी सिस्टम पता है ना, जैसे मैं बात करता हूँ फोर्स और इम्पल्स की, तो फोर्स क्या होता है मास, देखो एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए। ठीक है, अब मास क्या होता है इसकी, तो किलोग्राम में होता है ना, तो m1, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये लेंथ होता है, तो यहाँ पे L1 आ जाएगा और t की पावर -2 ऐसा आ जाएगा। तो MLT सिस्टम इस समझ लिया आपने। अच्छा ऐसे ही है ना इम्पल्स जो होता है ना आपका, इम्पल्स जो होता है ना आपका, वो क्या होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। अब आपको फोर्स की तो पता ही है क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हम कर देंगे एम एल। ठीक है, और ये आपका यहाँ से देखो, यहाँ से ये रहा है ना फोर्स, ये रहा देखो ML1 T1 -2, और यहाँ पर इंटू T1 और है, तो T1 T -2 और T+1 ये और ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा ML1 और T-1, जो कि देखो पेयर नहीं है, डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, इन दोनों की इक्वल डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, और बाकी अगर आप चेक करना चाहो तो देख सकते हो, इन दोनों की इक्वल होती है, इन दोनों की भी इक्वल रहती है, इन दोनों की भी इक्वल रहती है, आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, फिर देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने कर ही लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ए वाला करेक्ट होगा, मैंने आपको अभी बता ही दिया। देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव कैन बी गिवन बाय, ये इस तरह से लिख रखा y बराबर 15 साइन और 660 पाई टी माइनस 0.02 पाई एक्स। अब इसमें बताना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, अब इसमें फ्रीक्वेंसी बताना है आपको कि फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है ना, इसको इससे कंपेयर कर दो, y बराबर a साइन, ठीक है, ओमेगा टी, ठीक है, माइनस का के एक्स, इससे कंपेयर कर देंगे। अब यहाँ पर ए आपको पता है क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा क्या होता है आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है, टी टाइम होता है, के क्या होता है आपका वेव नंबर, और एक्स क्या होता है आपका पोजीशन। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो भी ये सारी चीज़ दे रखी है ना आपको, ये सारी चीज़ें हम इसमें रख देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो ये एंगुलर वेलोसिटी जो भी आया ना यहाँ पर, जैसे फ्रिक्वेंसी बराबर क्या होता है, आपको फ्रिक्वेंसी निकलवा रहे हैं ना, फ्रिक्वेंसी बराबर होता है एंगुलर, ये वाला एंगुलर आपका फ्रिक्वेंसी, और अपॉन का क्या आता है आपका 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये ओमेगा कितना है, यहाँ पर ओमेगा है 600, ये 660, और ये पाई है, यही है ना ओमेगा। ठीक है, और नीचे कितना आएगा 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसको काट लो, तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 0, तो ये आ जाएगा 330 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी। ओके, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया, द रिड्यूस्ड मास ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस m and 2m इज। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है आपका रिड्यूस मास। ठीक है, रिड्यूस मास ऑफ टू पार्टिकल, देखो टू पार्टिकल दे रखा है, और हैविंग मासेस m और 2m। अब आपने अपनी बुक में, आपकी बुक में 11th में पढ़ा होगा ना, देखो म्यू बराबर जो होता है ना रिड्यूस मास, वो होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो m इंटू, अब दूसरा दे रखा है 2m, तो यार 2m रख देंगे, और यहाँ पे m प्लस 2m,
तो ये कितना आ गया आपके पास 2m इंटू एम, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, और m प्लस 2m 3m हो गया। अब यहाँ से देखो एक m से एक m घट गया, तो आंसर आ गया 2m/3। तो 2m/3 कौन सा आ रहा है, देखो इसमें ये आ रहा है डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 2m/3, हाँ सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हो गए ना आपके, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ आपका, ठीक है 2m/3 आ जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट में ऊपर कर देता हूँ इसको और इनको भी मिटा देता हूँ। अब आपने नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे, देखो यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट ए स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो देखो स्ट्रीम लाइन क्या होती है, जो फ्लूइड डायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा ना, फ्लूइड डायनेमिक्स में जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है ना, वो लेमिनार फ्लो भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो कहते हैं, और वो कैरेक्टराइज्ड कैसे होता है, स्मूथ कॉन्टिन्यूस लाइन होती है उसमें, जैसे कॉन्टिन्यूस लाइन होती है उसमें, जैसे ये वाला, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको बताना है स्ट्रीम लाइन फ्लो का बताना है, तो इसमें कौन सा वाला बन रहा है आपका, अगर आप इन चारों में से देखेंगे स्ट्रीम लाइन का कौन सा बन रहा है और टर्बुलेंट फ्लो का कौन सा बन रहा है। तो ये टर्बुलेंट फ्लो का ये तो नहीं होगा, सी वाला तो आएगा ही नहीं, सी वाला देखो इसमें बताना है नोट, देखो ये कंटिन्यूस हो रहा है तो ये लेमिनार फ्लो, ठीक है, ये भी लेमिनार, ये भी कंटिन्यूस, तो इसमें से कौन सा कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा है, डज नॉट बोला है ना, डज नॉट रिप्रेजेंट स्ट्रीम, ये टर्बुलेंट है, तो इसमें सी आ जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास फिफ्थ, तो फिफ्थ क्वेश्चन है द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला था v बराबर का रूट जी और यहाँ पर आर अर्थ, ठीक है, और एक होता है स्मॉल g बराबर होता है जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको आप करोगे ना, ये g की जगह यहाँ रख दो, g की जगह ये रख दो, ये वाली वैल्यू उठा के, तो v की वैल्यू फाइनल क्या आएगी आपकी, ये आ जाएगा रूट में आपका जी एम ई अपॉन का यहाँ पे आर ई का होल स्क्वायर, और इंटू आर ई यहाँ पर भी है, इंटू आर ई, तो आर ई से एक आर ई कट जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ हटा लो, इसमें से ये चीज़ हटा लो, एक मिनट छोटा कर लेता हूँ मैं इसको, ये हटा लो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया, ये वाला बन के आया जी एम ई अपॉन आर ई, ठीक है, तो ये वाला बन के आया। अब इसमें देखो कौन सा वाला हो रहा है इसमें, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर देखो v बराबर जी आर ई, ये एकदम सही बात है, और स्मॉल g बराबर तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये बात भी सही है अपनी, और ये वाला मैंने निकाला है अभी, अगर देख सकते हो तो कैपिटल जी आता है यहाँ पर, स्मॉल जी नहीं आता, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर क्या हुआ, ए वाला ही लगा देंगे दोस्तों, ए वाला आ रहा है हमारा, ठीक है, ए करेक्ट है, ए लगा दो आप, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हो गया होगा आपसे आई होप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला दोस्तों हमारे पास, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट एसटीपी इज, ठीक है, एक एनटीपी भी होता है एसटीपी, ठीक है, तो इसमें निकालना है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है वी बराबर ये गामा आर टी अपॉन कैपिटल एम, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो ये कांस्टेंट टर्म है, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो यहाँ साफ साफ लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है ये कांस्टेंट होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे बच्चा क्या जो वेरिएबल है 1/m। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन, अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, m यहाँ पे तो होगा ऑक्सीजन और यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, बस वैल्यू रख दो, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है आपको, यहाँ पर देखो यहाँ पे दे रखी है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, अब ये 16 का रूट करेंगे तो 4 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, तो 4:1 इसका आंसर होगा दोस्तों, 4:1 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं हम आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आ जाते हैं इस पे, ठीक है, ये हो गया 7th क्वेश्चन। देखो दोस्तों, जेट लैंड्स ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर at 63 meter per second, what is the acceleration is in meter per second square if it stops in 2 second। तो यहाँ पे देखो टाइम दे रखा है आपको, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो जो u दे रखा है ना आपकी वेलोसिटी, वो 63 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी ना वो उसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि रुक रहा है ना वो, भाई यहाँ पर एयरक्राफ्ट है और स्टॉप हो रहा है ना वो 2 सेकंड में, तो 0 पर मीटर पर सेकंड, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर टाइम भी लिख लेते हैं, 2 सेकेंड है। ओके, अब यहाँ पे न्यूटन की आप फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v बराबर का क्या होता है, u प्लस का 80, बस रख दो यहाँ पर। v की वैल्यू कितनी है आपके पास, v की वैल्यू तो आपकी चाहे तो ऐसे रख दो, ठीक है, v की वैल्यू 0 है। अच्छा u की वैल्यू कितनी है, 63 है। अच्छा a की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें, ठीक है, और t की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है। तो ये 63 यहाँ ले जाओ, -63/2 बराबर a आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास, माइनस का 31.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। तो 31.5 मीटर पर सेकेंड, यूनिट नहीं दे रखी तो आप डायरेक्ट लगा देंगे, सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, ये देख लेते हैं हमारे पास है नेक्स्ट ये वाला। अ स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सीज ट्रैफिक जैम अहेड ऑफ हिम, ही स्लो डाउन to 36 kilometer per hour. He finds the traffic has is and a car moving ahead of him at 18 kilometer per hour is honking at a frequency of 1392 hertz. If the speed of sound, ये दे रखा है आपको पता भी होगा, the frequency of the honk as heard by him will be, ठीक है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न एज हियर्ड, तो यहाँ पे होंक नहीं है, हॉर्न कर लेना, ठीक है, हॉर्न, ठीक है, होंक भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे करते हैं, ये देख लेते हैं हम इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8th वाला, सबसे पहले देखो यहाँ पर है ना हमारे पास जो स्पीड है ना, यहाँ पर जैसे v दे रखा है आपको, ये 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है, तो ये नेगेटिव में लेंगे ना भाई, स्लो डाउन हो रहा है ना, तो ये नेगेटिव में लेना पड़ेगा। तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करूँगा, किलोमीटर पर आ रहे ना, इसको 5/18 से इंटू कर दूंगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही है ना दूसरा वाला, ये तो v1 मान लो, ये v2 मान लो, तो ये v2 कितना आएगा, -18, इसको 5/18 से इंटू कर दो, तो ये आएगा आपका -5 मीटर पर सेकेंड। अब हम लगा देते हैं फॉर्मूला। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, v डैश बराबर v माइनस का v1, ठीक है, v माइनस का v2, यही होता है हमारे पास, और इनटू होता है यहाँ पर जो ये साउंड की वेलोसिटी है वाली, ये वाली क्या है, साउंड की वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे v डैश बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, v कितना है आपके पास, v दे रखा है आपको, v कितना दे रखा है, 343, यही दे रखा है ना, 343। अब यहाँ पे माइनस है, ऑलरेडी इसमें माइनस है 1 में, देखो यहाँ 1 में, तो यह हो जाएगा +10, ठीक है। नीचे v है आपका 343, ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना ये आपका ये जो हॉकिंग का फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ आ जाएगा 1392। अब इसको कैंसिल आउट कर दो आप, तो ये जो कैंसिल आउट है ना, तो इसको मैं सोल्व कर रखा है पहले से, तो आप कर लेना, ये आएगा 1412 हर्ट्ज। ओके, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमने निकाल ली, 1412 हर्ट्ज जाएगा, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है। वाटर राइजेस टू हाइट ऑफ 16.3 सेंटीमीटर इन कैपिलरी ऑफ हाइट 18 सेंटीमीटर, ठीक है, अबव द वाटर लेवल। इफ द ट्यूब इज सडनली कट एट अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, अगर जो कैपिलरी एक्शन कर रहा है, अगर इसके ट्यूब को मैं अचानक से एक हाइट पर काट दूं, तो इसमें जो फ़र्क है ना, इसमें फ़र्क फ्लो डाउन, देखो यहाँ पर सारे पढ़ लेते हैं। वाटर एट द हाइट ऑफ द वाटर विल, वाटर इन द कैपिलरी विल बी 10, नहीं ये नहीं होगा। अच्छा, बी वाला क्या है, वाटर विल स्टे एट हाइट, नहीं ये भी नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा वो। वाटर विल कम एज अ फाउंटेन फ्रॉम द कैपिलरी, नहीं ये भी नहीं होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, वाटर विल फ्लो डाउन द साइड्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, वाटर विल फ्लो डाउन द साइड्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ऐसे होगा, ठीक है। क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा ना, H बराबर 2s कोस थीटा अपॉन आर रो जी, ठीक है। इसमें जैसे ही हमें ना इसकी वो मतलब हाइट, मतलब किसी सर्टेन पर सडनली काट देते हैं, तो यहाँ पर है ना क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब है ना वो लेंथ में कम हो जाएगी, और H क्या होगा उसका, लेकिन H निकलेगा नहीं, हाइट नहीं बढ़ेगी उसकी, लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक है। वो वहीं पर साइड में है ना, वाटर विल फ्लो डाउन द साइड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डी वाला। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 10th वाला। इफ़ द मास ऑफ द अर्थ
18 times of that of moon and its diameter is double that of the moon and g on the earth is 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ g ऑन मून इज। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे पहले देखो, स्मॉल g बराबर क्या होता है आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जो कि कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, अब जैसे मेरे को मून के निकालना हो जी डैश बराबर जी, अब एम कितना दे रखा है, मतलब 80 टाइम्स है मून का अर्थ, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा एम अपॉन 80। समझ गए, और रेडियस बहुत कम होती है अर्थ के रेस्पेक्ट में मून की, तो यहाँ पे कर देंगे आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जी डैश बराबर आ जाएगा, इसको तो हम सोल्व कर लेंगे, तो ये 1/20 यहाँ पर आ जाएगा और जी एम अपॉन का आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 1/20 और जी एम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही 9.8, ये रख देंगे 9.8, ये रख देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा आपको, इसको सोल्व कर लेना आप, 0.22 हाँ 4.9 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों ये वाला 11th। ठीक है, टू व्हील्स हैविंग रेडियाई आपको दे रखी रेशो 1:3 आर कनेक्टेड बाय कॉमन बेल्ट। ठीक है, मतलब जैसे आपको ऐसे दे रखा है कुछ और ये कॉमन बेल्ट से कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, ये आपका R2 दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है R1 दे रखा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, आपको याद हो शायद, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बिगर वी। ठीक है, तो इसमें होता है ω1 बराबर ओमेगा अल्फा टी। ठीक है, ये होता है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम वही, मतलब न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगाए, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 तो ये होगी इनिशियल, अच्छा ये होगी 1.5 और टाइम इसमें लग रहा है 10। ठीक है, टाइम इसमें कितना लग रहा है 10 लग रहा है, बोल रखा है ना उसने। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 15 रेडियन। ठीक है, इनवर्स रेडियन मतलब 1 रेडियन ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें देखो V1 और V2 बराबर होंगे, क्योंकि इसने बोल रखा है इफ़ द स्मॉलर वी इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे बोल भी रखा है टू हैव रेडियस। ठीक है, और कनेक्टेड बाय कॉमन बेल्ट, जब भी कॉमन बेल्ट से तो V1 और V2 बराबर होंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा R1 ω1 और R2 ω2, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ω2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ω2 बराबर आ जाएगा R1 ω1 अपॉन R2। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है 1/3, रेशो में दे रखा है नहीं है रेडियाई का रेशो। ठीक है, और ω1 की वैल्यू ये रही 15, तो ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो देख लो आर रेडियन पर सेकेंड ये रहा आपका 5, ये रहा डी। डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपका ये रहा क्वेश्चन 12th। टेम्परेचर्स ऑफ 2 स्टार्स आर इन रेशियो 3:2 if wavelength of maximum intensity of first body is 4000 angstrom, what is corresponding wavelength of second body। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये। ठीक है, T/T डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी ना आपको T/T डैश की वैल्यू 3/2 दे रखी। ठीक है, अब यहाँ पर ये डैश लैम्बडा एम डैश और यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और इनटू में लैम्बडा एम। ठीक है, अब देखो लैम्बडा एम की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 4000, तो ये आ जाएगी आपकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम की, तो ये आंसर है 6000 सी। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों हम 13th 14th और 15th क्वेश्चन, जो कि है आपके असर्शन रीजन बेस्ड। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना आपका देखो यहाँ पे असर्शन लिख रखा है आपका दोस्तों। देखो यहाँ पे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन में बी पॉजिटिव, तो असर्शन आपका एकदम क्या है करेक्ट है दोस्तों, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन में बी पॉजिटिव। ओके, फिर रीजन क्या दे रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन में एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बात भी सही है, और यहाँ पे दैट लगा के इसको पढ़ेंगे ना तो इसको क्लेरिफाई भी कर रहा है, यानी कि असर्शन और रीजन बोथ करेक्ट हैं, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों करेक्ट है और वो मतलब आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों ए।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट 14th। तो इसमें देखो, इसमें भी दे रखा है आपको, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिस्टम अनएडेड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर। तो आपने रेफ्रिजरेटर के केस में दे रखा है ना, मशीन के थ्रू कर सकते हैं हम, ठीक है, तो ये बात ट्रू है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द कोल्ड ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट, ये बात भी ट्रू है। और यहाँ पे दैट लगा के देखेंगे तो इसको क्लेरिफाई भी करा है। असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की, तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, ये आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। और सेक्शन बी के क्वेश्चन तो देख लीजिए आप, ठीक है, अब काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो मैं इनको आपको क्वेश्चनों को दिखा देता हूँ। सेक्शन बी के क्वेश्चन आप देख सकते हो। अच्छा, सेक्शन सी के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और सेक्शन डी के ये केस स्टडी आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से ये सेक्शन ई के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, है ना, ठीक है। तो अभी मैं देखो ये वीडियो यहीं पर फिनिश करता हूँ। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन आगे के भी जो सेक्शन बी सी डी ए हैं उनके भी सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और ये यहीं पर मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।